जय हिंद प्यारे साथियों। मैं राजेश कुमार आप सभी को इस बायोलॉजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पीछे बताया गया था, यदि पीछे का लेक्चर आप देखे हैं तो वहाँ पे बताया गया था कि हम लोग बायोलॉजी का जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो सभी को हम लोग पढ़ने जाएंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बायोलॉजी को कवर करेंगे, कौन सा पार्ट हमें कब पढ़ना है। ठीक है, आज बायोलॉजी का एज ए बोलेंगे कि पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, इंट्रोडक्शन था कि आखिर बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी पढ़ना हमें क्यों जरूरत होता है, और बायोलॉजी का खोज कौन किया था, बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया था, और बायोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। समझ में आई बात है? यानी यानी हम लोग पीछे ये पढ़े थे कि बायोलॉजी ऐसा मतलब कि बोल सकते हैं ऐसा विज्ञान होता है या बायोलॉजी ऐसा साइंस का एक पार्ट्स होता है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों को अध्ययन करते हैं। ऐसा बातें आपको बताया गया था अच्छी तरीके से। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं सेल, अर्थात सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं, इसका खोज कौन किया था, ये सब सभी बातों को हम लोग स्टडी करेंगे आज अच्छी तरीका से। अब हम लोग वो स्टार्ट करना है कि आखिर बायोलॉजी स्टार्ट कर ही दिए हैं कि बायोलॉजी में हमें पढ़ना है, बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन करना है, तो जीवो आखिर बने किससे होते हैं। समझ में आई बातें? यानी कि जीवों के बारे में अध्ययन करने चले तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा सेल यानी कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ने जाते हैं आखिर कोशिका होता क्या है। जैसे आपको बोला गया कोशिका, कोशिका तो ऐसे नाम लिख दिया गया सेल। सेल के बारे में इतनी सारी बातें लिखवा दी गई, लेकिन आपको देखकर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर है ये क्या। ठीक है, यदि मैं आपको बोलूंगा कि सेल होता क्या है तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे कि सेल होता क्या है, सेल के बारे में कौन क्या कब क्या किसने कहा था, और सेल होता क्या है। मतलब सबसे पहले तो यही सवाल उठेगा सेल होता क्या। यदि मैं आपसे बोलूंगा कि सेल, यदि सेल यानी कोशिका, कोशिका क्या होता है, तो आपके मन में सबसे पहले सवाल उठेगा कि सेल होता क्या है, सेल का वर्क क्या होता है, सेल आखिर हम लोग को पढ़ना क्यों होता है। क्योंकि जब तक कि आप सेल के बारे में स्टडी नहीं कर पाओगे, आप कोशिका नहीं जान पाओगे, तो आप बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान को नहीं पढ़ सकते। बिकॉज अभी बता दूं तो जैसे कि अभी पूरा जीव जो भी बने हुए हैं ना, वे सभी सेल से बने। समझ में आई बात है? तो हमें सबसे पहले सेल के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा कि सेल होता क्या है, कोशिका होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होता है देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात है कि कोशिका लिखा हुआ, कोशिका का इंग्लिश मीनिंग होता है सेल, और इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशिका यानी कि सेल, कोशिका कहा जाता है। सबसे पहले बात है तो ये आखिर कोशिका है, तो कोशिका को हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे। यदि आपसे कोई परिभाषा पूछ देगा, आइंदा कभी ऐसा पूछा नहीं कि परिभाषा क्या होता है कोशिका का, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि कोश सेल का आपसे डिफिनेशन पूछ देगा कि क्या होता है, सेल कहते किसे हैं, तो सबसे आसान तरीका में क्या बोलना है कि जीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोशिका का जब आप परिभाषा दीजिएगा तो यहाँ पे दो टॉपिक आपको आएगा, एक आता है रचनात्मक और एक होता है क्रियात्मक। रचनात्मक का मतलब समझिएगा, ये वाला क्या है ना, जिसमें आपको परफेक्ट है, ये आपको याद कर लेना है या तो समझ लेना है ऐसे कि कोशिका मानव शरीर की, या तो हम लोग मानव है, मानव शरीर की हो सकती है, तो इस धरातल पर जितने भी जीव है ना, इसी कारण से लिखा हुआ है जीवों की शरीर की, अर्थात कोशिका जीवों की शरीर की वह सबसे छोटी, सबसे छोटी की मतलब इतना छोटा होता है कि आप इसे देख भी नहीं पाओगे। आगे बताएंगे इसके बारे में। तो सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। रचनात्मक का मतलब कि जितने भी जीव हैं, जैसे कि हम लोग अपने बात करें, इस धरातल पे बहुत सारे छोटे से लेकर के बड़े जीव आपको नजर आते होंगे, इन सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ, अर्थात कोशिका इनकी रचना बनाता है, इसी कारण इन्हें बोला जाता है रचनात्मक। और रचनात्मक के बाद एक और आता है क्रियात्मक, अर्थात हम बोले अभी यदि मनुष्य का बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर कोशिका हमारे बॉडी को तो तैयार किया है, लेकिन इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, जैसे भोजन का पाचन होना, सांस लेना, हम बोल रहे हैं तो बोलने का कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे वर्क हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कार्य कौन करता है, तो ये सब कार्य कोशिका ही करती है, तब जाकर के हम लोग करते हैं। बिकॉज यदि कोशिका से हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ, जितने भी जीवों का निर्माण हुआ कोशिका से हुआ है, यदि कोशिका काम न करे तो उनका बॉडी कैसे वर्क करेगा। समझ में आई बातें? इसी वजह से इसे रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर अर्थात रचना करता है, और साथ में बॉडी में यही वर्क करता है यानी कार्य करता है, इसी कारण से कहा जाता है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है,
अब सबसे पहले समझते हैं कि कोशिका शब्द पहले कहाँ से आया था। जैसे कि आपको पिछला लेक्चर देखोगे तो वहां पे बताया गया होगा कि बायोलॉजी बायोलॉजी अर्थात हम लोग जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो जीव विज्ञान एक प्रकार से साइंस का पार्ट्स होता है, साइंस का, जैसे कि हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसे कहते हैं, तो ऐसे ही बायोलॉजी पार्ट होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि साइंस शब्द कहाँ से आया था। तो आपको बताया गया था लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से एक शब्द लिया गया था जिसे कहते थे साइंस यानी विज्ञान। अब यहाँ पे जानेंगे हम लोग को कोशिका के बारे में अध्ययन करना है। तो कोशिका आखिर पढ़ते हैं तो कोशिका को इंग्लिश में तो कहा जाता है सेल, लेकिन हिंदी में कोशिका शब्द सबसे पहले कहाँ से आया होगा और कौन से ऐसे वर्ड होगा जिससे लिया गया हो। समझ में आ रही बात है। मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि कोशिका सबसे पहले कौन ऐसा शब्द होगा जिससे लिया गया होगा। तो देखिएगा, साइटो एक प्रकार का शब्द होता था जिससे मिलते जुलते शब्द को लेकर के कोशिका शब्द बना दिया गया। जैसे कि साइंस में आया था साइंसिया, तो साइंसिया से साइंस यानी विज्ञान शब्द बन गया था। इसी प्रकार से साइटो से मिलकर बना हुआ कोशिका अर्थात साइटो शब्द से निकल करके आता है कोशिका शब्द। समझ में आई होगी बात है। अब आगे जाने तो कोशिका हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका के बारे में अच्छी तरीका से अध्ययन करेंगे तो इसका मतलब जो भी अध्ययन किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा। जैसे कि आपको बताया गया है, मतलब कि ऐसे आप जानते होंगे कि आप जहाँ पे भी रह रहे होंगे वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर रहते होंगे, मतलब आसपास जो भी, तो कोई ऐसे देखते होंगे कि आप सुने होंगे कि स्पेशलिस्ट है यार, मतलब ये केवल हृदय का, मतलब हृदय की बीमारी को जांच करता है। कोई ऐसा है कि ब्रेन की बीमारी को जांच करता है, तो उनको बोला जाता है स्पेशलिस्ट बोला जाता है। जैसे कि हृदय का केवल जांच कर रहा है, हृदय के बारे में देख रहा है, तो उसे बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये सब आगे पढ़िएगा, बट यहाँ पे समझना ये बात को है, यदि आप कोशिका पढ़ रहे हो और कोशिका का आप अध्ययन कर रहे हो अच्छी तरीका से, अध्ययन का मतलब पूरा कोशिका कैसा होता है, कैसे बना होता है, इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, ये सभी के बारे में आप पढ़ोगे तो उससे ही कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है क्या, यदि कोशिका को आप अध्ययन कर रहे हो, अध्ययन करना का मतलब क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करना। तो जब कोशिका का अध्ययन किया जाता है तो कोशिका का अध्ययन करना कहलाता है साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान कहा जाता है, हिंदी में बोलेंगे तब। ठीक है, अब यहाँ तक तो बातें आपको क्लियर होगा। अब अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है क्या, कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, आप ऐसे यदि पिछले क्लास में पढ़े होंगे, पिछले अर्थात बोले तो पीछे, जैसे कि क्लास 9th 8 ऐसा कुछ था, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन आप याद कर लिए थे। वहां पे बताया भी गया होगा कैसे किए थे, किसकी वजह से किए थे, किसका माध्यम से किए थे। तो यहाँ पे हमें समझना है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम कौन किए थे, रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने 1665, आज और अभी के बहुत पहले ले लीजिए, यानी 1665 सन, मतलब बहुत बहुत पहले, मतलब ऐसा है कि बहुत पहले खोज कर दिया गया था, यानी कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आगे बात लिखा हुआ है क्या, कि कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, अर्थात यहाँ से हमें पता चलता है क्या रॉबर्ट हुक खोज किए थे, तो क्या वह मृत कोशिका था क्या, तो हाँ बिल्कुल, जो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था कोशिका का था वह एक प्रकार का मृत था। मृत का मतलब ये बोले कि जैसे कि जैसे पौधा भी बोले, तो पौधा एक प्रकार का अभी ऐसा बढ़ रहा है, उसके पत्ते हरे हरे, तो वह भी जीवित है, लेकिन उसे यदि काट करके एक जगह पे रख दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उनकी कोशिकाएं ही मर जाएगी, तो वह भी क्या हो जाता है, मर जाता है। इसी वजह से उसके पत्ते भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अर्थात इन्होंने भी एक प्रकार का वैसे मतलब कोशिका को खोज किया जिनमें कोई भी मतलब ऐसा सेल था, सेल एकदम मरा हुआ था, उनमें कोई भी वर्क हो ही नहीं रहा था, कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा था। तो इन्हें बोला जाता है क्या, कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने, लेकिन यह एक प्रकार का मृत कोशिका का खोज किए थे। अब आते हैं जीवित कोशिका, तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज यदि पूछा जाए तो जीवित कोशिका की खोज किए थे एंटोनी वान लीeuwenhoek, एक वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वान लीeuwenhoek। समझ में आई बात है। और ये कब किए थे, यदि जानना चाहते तो लिख लीजिएगा, ये सन 1674 ईस्वी में किए थे। समझ में आई बात है। लगभग 9 या 10 साल बाद ऐसा है कि लिया जाता है, अर्थात ये 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, अर्थात हम बोले तो कोशिका सिद्धांत होता क्या है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत बोले तो आपके मन में आएगा कोशिका सिद्धांत क्या होता है।
तो कोशिका सिद्धांत का मतलब समझिएगा कि कोई वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने ये बताया कि एक कोशिका है, कोशिका मिल करके बहुत सारे क्या करेंगे, कोशिका बनाएंगे, कोशिका मिला करके टिश्यू, टिश्यू मिला करके ऑर्गन बनाएंगे, आगे ये बता देंगे। लेकिन पहले कोशिका सिद्धांत के बारे में ये बताए थे कि यदि एक कोशिका है तो वह कोशिका आ कहाँ से रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने पता लगा कर बताया कि एक कोशिका है तो इस कोशिका का निर्माण पुराने वाले कोशिका से हो रहा है। समझ में आई बात है? अर्थात यदि मैं बोलूं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका हाइट ले लीजिए, वजन ले लीजिए, बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे वह बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, तो आखिर क्यों, क्या होता है? तो उसके अंदर कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है। विभाजन का मतलब होता है एक से दो बन जाना, दो से चार, चार से आठ, ऐसे बढ़ते जाती है। ठीक है, यदि कोशिका विभाजन टॉपिक आएगा तो वहां पे मैं बता दूंगा अच्छी तरीका से कैसे विभाजन करता है। ठीक है, लेकिन वहां पे विभाजन करके बढ़ते जाता है और वह बड़ा होते जाता है। समझ में आई बात है? तो आखिर कोशिका से ही नया कोशिका बन रहा है, तभी ना कोशिका विभाजन किया, तब जाकर कोशिका से नया कोशिका बना। तो इसे ही बताए थे एक वैज्ञानिक, यानी दो वैज्ञानिक थे, एक थे एम स्लीडन, इन्हें शॉर्ट में बोला जाता है स्लीडन, तथा दूसरा का नाम था पूरा टी स्वान, जिसे हम लोग स्वान भी कह देते हैं। अर्थात दो वैज्ञानिक थे, एक था एम्स लीडन तथा दूसरा था टी स्वान। अर्थात दो वैज्ञानिकों ने क्या किए थे, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अब बातें समझ में आया हो? कोशिका सिद्धांत मतलब कि इन्होंने यह साफ साफ बताया था कि एक नया कोशिका बन रहा है, तो नया कोशिका का निर्माण पुराने वाले कोशिका से बनता है, उसे ही कहा जाता है सेल थ्योरी इंग्लिश में, और हिंदी में बोला जाता है कोशिका सिद्धांत। आगे बताएंगे, पढ़ेंगे हम लोग कोशिका सिद्धांत क्या होता है। समझ में आई बात है? तो उनका नाम आता है, बस दो वैज्ञानिक थे, बस इतना ही बताकर चले गए थे। अगला अगला बातें याद रखने वाला, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, धरातल पर सबसे छोटी कोशिका पूछे जाएगा कि आखिर इस धरातल पर पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, लेकिन सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? यदि वह बोले तो हम लोग ह्यूमन है, इंसान है, तो इंसान के अंदर कितनी कोशिकाएं होगी? लगभग करोड़ों, लाखों, बहुत सारे हो सकते हैं, आप गिन नहीं सकते हैं। अर्थात कि एक कोशिका को आप निकाल करके देख नहीं सकते हैं, क्योंकि एक कोशिका मिलाकर बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे कोशिका मिले हैं जो मिलकर के बॉडी तैयार करते हैं। समझ में आई बात है? अर्थात ऐसा भी है कि कोशिका का आकार अलग अलग होता है, कोई आकार में छोटा होता है तो कोई बहुत बड़ा होता है। लेकिन बोला जा रहा है कि धरातल पर सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा आगे चल करके आप पढ़िएगा एज अ, कभी यदि आप पढ़ लिए होंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आगे चल करके पढ़िएगा। माइकोप्लाज्मा एक जीव होता है जो कि एकल कोशिकीय होता है, और वह एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और जिसका आकार जानते हैं, सुनिएगा तो बहुत मतलब कि अजीब हो लगेगा। जैसे देखिएगा, इसका आकार होता है 0.01 माइक्रोमीटर, इसे कहा जाता है माइक्रोमीटर कहा जाता है। अर्थात इसका आकार इतना छोटा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत ही छोटा होता है। यानी कि यह एक कोशिका है लेकिन इसका आकार बहुत छोटा होता है। इसी कारण बोला जाता है कि इस धरातल पर सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो माइकोप्लाज्मा। अगला, इस धरातल पर सबसे बड़ी कोशिका बोला जाएगा तो क्या जवाब दीजिएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। आप जानते होंगे, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो भी एक कोशिका होता है। समझ में आई बात है? लेकिन उसे आप देख सकते हो, उसका वजन लगभग 2 केजी होता है। 2 केजी अर्थात इतना बड़ा होता है। अब उसे आप तो अच्छी तरीका से आंख से देख पाओगे, लेकिन ये सब जो कोशिका होती है इन्हें आप देख नहीं सकते हो। आपके बॉडी में जो कोशिका है उसे आप नहीं देख पाओगे, लेकिन इतना इतना बड़ा भी कोशिका होता है। समझ में आई बात है? अर्थात शुतुरमुर्ग का भी अंडा एकल कोशिकीय होते हैं, अर्थात एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और वह इतना बड़ा 2 किलो का होता है। अर्थात इसे सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है ये लास्ट में बता देंगे, चिंता नहीं लेना है। ये वाला लास्ट में लिखना होगा तो देख लीजिएगा, अभी छोड़ देना। अब आगे, अब यदि हम लोग ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु होती है। अब इसमें यदि आप पीछे पढ़ चुके, पीछे बोल रहे हैं, यदि आप पिछले वर्ग में या तो ऐसे ज्यादा मतलब छोटे बच्चे देख रहे होंगे तो उन्हें ये स्पर्म के बारे में भी पता नहीं होगा। लेकिन हाँ, मानव जनन तंत्र, मानव जनन क्या होता है, यदि आप बायोलॉजी में आए हो, साइंस पढ़े हो, तो ये सब जान गए होंगे। ये स्पर्म क्या होता है, नर के द्वारा एक प्रकार के निकाले जाने वाली कोशिकाएं होती है, जिसे कहते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु कहा जाता है। शुक्राणु कोशिका मानव के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है। समझ में आई बात है?
अर्थात जब यह निकलता है ना तो बहुत मात्रा में 3 से 4 मिलियन, मिलियन मतलब कि 1 मिलियन में 10 लाख लिया जाता है, इतने सारे कोशिकाएं एक बार में निकाले जाते हैं। समझ में आई होगी बातें। अर्थात मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ले तो क्या होती है, स्पर्म यानी शुक्राणु होती है। इसी प्रकार से आएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो ओभम यानी कि अंडाणु होती है। अब अंडाणु क्या होती है, तो ये मादाओं में निकाली जाती है। जैसे स्पर्म बोले तो नर में, और ओभम बोले अंडाणु, तो अंडाणु क्या होती है, मादाओं में। यानी कि हम सब ह्यूमन है, एक मेल और एक फीमेल कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन मेल में बोले तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और फीमेल में बोले तो बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। इसे हम लोग मानव में ही लेते हैं क्योंकि हम लोग तो सेम, बस मेल और फीमेल कैटेगराइज कर दिया गया। समझ में आई बात है। अगला, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, अर्थात हम लोग में क्या होता है, एक प्रकार का तंत्रिका कोशिका होता है, जो कि लिखा हुआ न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तो आपसे पूछेगा क्या कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन थी। लंबी मतलब कि इसकी लंबाई बताएं तो लगभग 1 मीटर तक। 1 मीटर आप पढ़े होंगे, 1 मीटर का मतलब इतना लंबा लंबा। इतनी लंबी लंबी कोशिकाएं भी होती है भी, बताइए। इतना आप देख भी सकते हो, समझ में आई बात है। अर्थात इतना लंबा कोशिका होता है, तो यह मानव में पाया जाता है। तो मानव में पाए जाने वाले सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगी, न्यूरॉन सेल तंत्रिका कोशिका, जिसकी लगभग ज्यादातर लंबाई मतलब मैक्सिमम 1 मीटर तक हो सकती है ना। तो मैक्सिमम, ज्यादातर इससे कम होता है, लेकिन ज्यादा मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कोई कोई तंत्रिका कोशिका होगा जिसका लंबाई इतना देख लिया गया। समझ में आई बात है। और ये तंत्रिका कोशिका कहाँ पाया जाता है, तो आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में। मतलब कि ऐसा बोला जाएगा कि जो होता है ना सिर में ज्यादा पाया जाता है। अब आगे नहीं, अब आगे कहाँ है, अब आगे क्या पढ़े हम लोग। मानव शरीर में तेज विभाजन, विभाजन का मतलब होता है कि आखिर कोशिका जो है, कोशिका विभाजन करेगा तब तो 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, तभी तो हमारा बॉडी ग्रोथ करता है। छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा बड़ा होते जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी कोशिकाएं विभाजन करते जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनती जाती है। तो सबसे तेज विभाजन क्या होता है, लीवर, यानी लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं, यकृत। तो यकृत कोशिकाओं में होती है। यकृत यानी कि यहाँ पे कुछ लीवर होता है। आपको यदि डाइजेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं, क्या पाचन तंत्र, तो वहां पे बताएंगे कि लीवर क्या होता है, यकृत क्या होता है, तो वहां पे बताया जाएगा। यकृत एक प्रकार का संरचना होता है, जो आंतरिक संरचना होता है। इसमें कोशिका ही बना होता है, मतलब कोशिका से ही मिलकर बना हुआ ये भी। इसमें यदि बोले तो इसमें कोशिका बहुत जल्दी मात्रा में विभाजित करता है। यदि इसे काट भी दिया जाए तो तुरंत ही मतलब ठीक हो जाएगा। ऐसे यदि उसे कहीं से मतलब खरोच भी आ जाएगा ना, तो तुरंत से मतलब क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इसमें विभाजन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा कभी पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा विभाजन कौन सी कोशिका में होती है, तो लीवर यानी यकृत की कोशिकाओं में, ठीक है। मानव शरीर में विभाजन रहित, रहित का मतलब होता है विभाजन नहीं पाया जाना। देखिए अब समझिएगा, कोशिका का मुख्य वर्क होता है कोशिका विभाजन करना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनाते जाना। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि मानव शरीर में कौन सी ऐसी कोशिका होती है जिनमें विभाजन ही नहीं होता है। विभाजन का मतलब वह बढ़ता ही नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे आंसर आता है न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका भी बताएं कि दिमाग में पाया जाता है। अभी कभी आप सुने होंगे कि जैसे किसी ने बाइक चलाते हुए गिर गया तो उसके सर पे चोट आ गई, और सर पे चोट आने की वजह से वह क्या हो गया, मतलब कि उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। तो मेन रीजन ये होता है कि जब वो गिर जाता है तो उसके सर में चोट आती है, तो तंत्रिका कोशिका वहां का डैमेज हो जाता है। और डैमेज हो जाएगा तो इनमें विभाजन की क्षमता तो है नहीं, ये विभाजन तो करेगा नहीं क्योंकि ये विभाजन रहित है। और एक होता है विभाजन सहित, सहित मतलब कि विभाजन होगा लेकिन इनमें विभाजन नहीं होता है। तो यहाँ पे कोशिका डैमेज हो जाती है तो यह विभाजन नहीं करेगा, और विभाजन नहीं करेगा तो सूचना को भी नहीं ले जाता है दिमाग तक, और दिमाग एनालाइज नहीं कर पाएगा, सोच नहीं पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इसी वजह से जब भी चला जाता है तो बाइक से हेलमेट लगा कर चलते हैं, सेफ्टी के लिए। तो जैसे कि आपको सेफ्टी के लिए बोला जाए कि हेलमेट लगा के चलिए, अपने सिर को बचा लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका यदि किसी कारणवश डैमेज हो गया तो यह ठीक नहीं हो। समझ में आई बात है। इसी कारण विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन सेल। बस सेल के बारे में इतना सारा क्या था, थोड़ा सा नॉलेज था। अब हम लोग जानते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल का स्ट्रक्चर यदि आप देखने के लिए क्या कीजिएगा, देख करके यदि आगे चलिएगा तो अभी तो ऐसे सेल दिखाई नहीं देगा, लेकिन सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो वहां पे आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। और ऐसा स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका
ऐसे कह सकते हैं कोशिका का संरचना है। सेल, STRUCTUR, या स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, यानी यह कोशिका का संरचना है। अब कोशिका की संरचना बोले तो कोशिका की संरचना बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं छोटे छोटे अंग होते हैं। मतलब समझिएगा कि हम लोग जैसे क्या है, ह्यूमन है, तो ह्यूमन में बहुत सारे ये हाथ अंग है, आंख अंग है, एक कान हो गया अंग हो गया, पैर हो गया, लीवर हो गया, पेट हो गया, बहुत सारे अंग है। समझ में आई बात है। इसी प्रकार से कोशिका में भी छोटे छोटे अंग होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका के अंग, यानी एक साथ मिलाकर कहते हैं कोशिकांग। समझ में आई बात है। सेल ऑर्गन्स कहा जाता है, ठीक है। इन सभी को हम क्या कहेंगे, एक साथ मिलाकर सेल कहेंगे, और ये जो छोटे छोटे हैं ना, इन सभी को एक साथ मिलाकर कहा जाता है सेल ऑर्गन्स। सेल ऑर्गन्स, सेल ऑर्गन्स का मतलब होता है कोशिकांग। लिखना है तो लिख लीजिएगा, कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब समझिएगा ऐसे कि आखिर हमारे बॉडी में बहुत सारे अंग है, तो इनका क्या होता है, वर्क करना होता है, काम करना होता है, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। इसी प्रकार से कोशिका के छोटे छोटे अंग होते हैं जो मिल करके काम करते हैं। अब यह काम करेंगे तो हमारा बॉडी काम करेगा। ऐसे सोचिए ना कि हमारा बॉडी कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो जब तक कोशिका नहीं वर्क करेगा तो क्या हम लोग वर्क कर पाएंगे, हम लोग काम कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। इसी कारण जब कोशिका काम करती है तो हम लोग काम करते हैं। कभी आप देखिएगा कि आप धो करके आते हैं, कुछ काम करके आते हैं, तो आपकी कोशिकाएं थक जाती है, तो आप उस समय आराम करते हैं, आपको काम करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका कोशिका ही थक गया है, आप वर्क करना नहीं चाह रहे हो। समझ में आई बातें। अब यहाँ पे समझते हैं, ये जो कोशिका होता है, कोशिका का सबसे बाहरी वाला ऐसा मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा संरचना, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली क्या होता है, हम लोग एक एक करके टॉपिक के बाई टॉपिक पढ़ लेंगे। समझ में आई बातें। क्योंकि अभी इसके बारे में थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, इसी कारण से भी हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। यह क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, इसका काम क्या होता है, सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। और कोशिका झिल्ली एक प्रकार के रक्षा करने के लिए होता है। इसके अंदर बहुत सारे अंग हैं, तो इनको रक्षा करने के लिए, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, तो रक्षा करने के लिए स्किन पाया जा रहा है, त्वचा पाया जा रहा है, हम लोग बॉडी को रक्षा करने के लिए शर्ट पहनते हैं। समझ में आई बात है। इसी प्रकार से इसे कहा जाता है क्या, मतलब कि रचनात्मक परत भी कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा संरचना आपको दिखेगा जिसे कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्र कनिका। सूत्र कनिका का कुछ ऐसा संरचना होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, यही हमारे बॉडी के लिए ऊर्जा बनाता है। समझ में आई बात है, तो ये सब पढ़ेंगे। आगे आता है कोशिका द्रव्य, यानी सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे लिक्विड पाया जाता है। लिक्विड मतलब कि पानी जैसा संरचना, जिसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आई बात है। और कुछ ऐसा संरचना पाया जाता है जिसे कहते हैं गोल्जी बॉडी, और हिंदी में कहा जाता है गोल्जी उपकरण। अब यहाँ पे गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाएगा कि इसे गोल्जी उपकरण क्यों कहा जाता है, इसका काम क्या होता है। समझ में आई बात है। फिर आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का भी बहुत बड़ा काम होता है। इसके बाद आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिएगा केंद्रक के ऊपर छोटी छोटी ऐसा कुछ संरचना पाया जाता है जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः द्रव्य जालिका बोला जाता है। और यह दो प्रकार का, एक होता है देखिए चिकनी चिकनी, इसके ऊपर रुखरा नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा रुखरा रुखरा संरचना पाया जाता है जैसे यहाँ पे लगा हुआ रहता है, और यह लगा क्या होता है, राइबोसोम सटा हुआ। जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं, यह भी एक प्रकार के एंडोप्लाज्म के, लेकिन इसका प्रकार होता है, इसका थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है, जब पढ़ेंगे तो बता देंगे, ठीक है। अब आगे क्या होता है, ये मध्य में इसका केंद्रक पाया जाता है। मध्य से थोड़ा सा ऐसे ले लो कि हटकर ही होता है, मध्य में नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हटकर ही होता है, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक। अब केंद्र का काम क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेंगे। और केंद्र के अंदर छोटा सा एक और गोलाकार संरचना मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, और इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। कितने को तो ये टॉपिक में डाउट रहता है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस एक ही होता है, नहीं। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, और केंद्र के अंदर छोटी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ठीक है। और यही केंद्र के अंदर ऐसा धागे नुमा कुछ संरचना पाया जाता है जिसे कहते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र को ही हम लोग नाम देते हैं डीएनए, क्रोमैटिन, ऐसा बोला जाता है। और आप कहीं कहीं सुने होंगे क्या, आनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं,
जब डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे तब बता देंगे। और कब इसे गुणसूत्र कहा जाता है, कब डीएनए कहा जाता है, वो भी बता दिया जाएगा। समझ में आई होगी बातें। मतलब साफ बोले तो ये क्या है, एक प्रकार का सेल का स्ट्रक्चर है। अब हमने आज पढ़ा कि सेल क्या होता है, सेल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली, सेल क्या होता है इसके बारे में पढ़ ली, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम लोग एक एक करके इसके कोशिका के अंग को पढ़ने चलेंगे। समझ में आई बात है। इस लेक्चर में नहीं, लेकिन हाँ एक एक करके हम लोग सब आने वाले लेक्चर में पढ़ लेंगे। अब नीचे बोले थे कि ये बातें मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ये बातें रह गया, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा कि सेल है और सेल बहुत सारे मिलकर बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है उत्तक, समझिएगा। हिंदी हिंदी नहीं लिखे। सेल का मतलब होता है कोशिका और टिश्यू का मतलब होता है उत्तक, और ऑर्गन्स का मतलब होता है अंग, जैसे कि हाथ पैर ये सब अंग हो गया। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है अंग तंत्र। अंग तंत्र का मतलब अंगों का समूह। समझ में बता। और बॉडी, बॉडी का मतलब होता है शरीर। मतलब समझिएगा कि अब यहाँ पे बोले कि कोशिका तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। कोशिका ने क्या किया, कोशिका ही है जो पूरे जीव का शरीर का निर्माण करे। तो क्या एक कोशिका शरीर का निर्माण कर सकता है क्या? तो हाँ बातें सही है। यदि एक कोशिका जीव का निर्माण करे तो उसे कहते हैं एकल कोशिकीय जीव। लेकिन बात यह है कि हम लोग में जो होता है ना कोशिका, एक कोशिका हम लोग का शरीर का निर्माण नहीं कर सकता। हम लोग में निर्माण करने के लिए जैसे बहुत बड़े, ऐसे तो लगभग बहुत ही कम जीव है जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ज्यादातर, बहुत ज्यादा यदि आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जीव हैं जो बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे लाखों अरबों कोशिकाएं मिलकर के उनका बॉडी निर्माण किया है। अर्थात बहुत सारे कोशिका मिलकर के ही क्या बनाता है, बॉडी बनाता है। एज ए एग्जाम्पल आपको आपको दूं तो यदि एक दीवार यदि ऐसे बोले तो घर को खड़ा करना है, तो घर को खड़ा करने के लिए बहुत सारे ईंटें लगती हैं। उसी प्रकार से एक बॉडी को बनाने के लिए बहुत सारे कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं। जैसे बोले यहाँ पे शर्ट है तो शर्ट को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे धागे मिले होंगे, मिले होंगे ना। इसी प्रकार से बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, तो बॉडी का संरचना तैयार करती है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले बहुत सारे यदि सेल मिलेगा तो सेल मिलकर के उत्तक बनाएगा। उत्तक एक प्रकार का कोशिकाओं का समूह होता है। जब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां पे बता देंगे। समझ में आई बात है। टिश्यू का मतलब कोशिकाओं का समूह। अब बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। यानी जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, सर हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, मतलब बहुत अंग बनाते हैं जिसे कहते हैं अंग। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे, अंग तंत्र। ऑर्गन सिस्टम का मतलब जैसे ये वाला हाथ, ये वाला हाथ, पैर, ये सब एक साथ है, इसे कहते हैं अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर बनाता है क्या, बॉडी यानी शरीर बनाता है। शरीर का मतलब पूरा शरीर बनाने के लिए क्या बना होगा, सबसे पहले कोशिका मिला होगा, तो कोशिका मिलकर छोटा सा बड़ा हुआ होगा जिसे कहते हैं उत्तक, और उत्तक और बड़ा हुआ जिसे कहते हैं अंग, और अंग बहुत सारे मिलकर बना दिए ऑर्गन सिस्टम, यानी बहुत सारे अंग, और बहुत सारे अंग मिलाकर बना दिए क्या, शरीर। समझ में आई बात है। इसका हिंदी लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है कोशिका, बता दी, इसे कहते हैं उत्तक, इसे कहते हैं अंग, इसे कहते हैं अंग तंत्र, इसे कहते हैं शरीर। समझ में आई बात है। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को कोशिका में कोई डिफरेंट मतलब कि ऐसा है कि कोशिका में कोई बात समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात है। यदि जो भी डाउट होगा तो आप लोग डाउट कर सकते हो, डाउट को भी हल दिया जाएगा। समझ में आई। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के कौन कौन से अंग, मतलब कि अंग होते हैं। कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे, इसका काम पढ़ेंगे। समझ में आई बात है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते, मिलते हैं फिर ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।